Hello everyone, welcome to Economics. In continuation of previous class for microeconomics, we are here to proceed with our topic monopoly. मोनोपोली में हमने बात किया था ऑप्टिमल चॉइस निकालने का। उसका हमने ग्राफिकल मेथड से ऑप्टिमाइजेशन निकाल लिया था। ऑप्टिमल प्राइस एंड क्वांटिटी हमने निकाल लिया। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का देखोगे आप, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है total revenue minus total cost. Pi is profit, TR is total revenue, and TC is total cost. So अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू का, तो टोटल रेवेन्यू आप जानते हैं, टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। और आपको ये भी पता है, जब भी सेलर यानी मोनोपोली फर्म जब भी क्या करती है, प्राइस इंक्रीज करना चाहती है, तो उसके लिए वो क्वांटिटी को कम कर देती है, या क्वांटिटी को इंक्रीज करती है तो उसका प्राइस फॉल कर जाता है। ये कैसे होता है? लॉ ऑफ डिमांड जो मार्केट में प्रिवेल करता है उससे होता है। तो जो सेलर है यानी मोनोपोली फर्म है, उसको आइडिया है कि उसका प्राइस जो होगा क्वांटिटी का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। तो प्राइस को आप डिनोट कर रहे हैं P एज अ फंक्शन ऑफ Q मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी। दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। नाउ कमिंग ऑन टू दिस इक्वेशन, प्रॉफिट पाई इक्वल टू P ऑफ Q मल्टीप्लाइड विथ Q माइनस टोटल कॉस्ट। अब जब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, दैट मीन्स यू विल फाइंड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के लिए आप क्या करोगे? प्रॉफिट को क्वांटिटी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ही मोनोपोली फर्म डिसाइड कर रही है। दैट मीन्स द मोनोपोली फर्म विल चेंज इट्स क्वांटिटी टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। अब इस सिनारियो में उसने प्रॉफिट को क्वांटिटी के टर्म्स में ऑप्टिमाइज कर रहा है या मैक्सिमाइज कर रहा है, और इसकी वैल्यू जब जीरो पे निकालोगे, दैट वुड बी द हाईएस्ट प्रॉफिट दैट द मोनोपोली फर्म कैन अटेन। और इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, जो प्रॉफिट का हमने वैल्यू निकाला हुआ है किसके टर्म्स में? क्यू के रिस्पेक्ट में। तो इसकी वैल्यू अब निकालने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। सो डी पाई बाई डी क्यू इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डीपी अपॉन डी क्यू। प्रोडक्ट रूल यहां यूज करना है, तो मल्टीप्लाइड विथ क्यू प्लस P मल्टीप्लाइड विथ डी क्यू बाई डी क्यू। फॉर सिंप्लिसिटी हमने यहां पे सिर्फ P यूज किया इन प्लेस ऑफ P एज अ फंक्शन ऑफ Q, माइनस टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन अगर आप Q के रिस्पेक्ट में करोगे, दैट वुड बी DTC अपॉन DQ, दैट वुड बी मार्जिनल कॉस्ट। अब इसको और आप एक्सपेंड करोगे, यू विल गेट डी पाई बाई डी क्यू इक्वल टू डी पी बाई डी क्यू इंटू क्यू प्लस पी, यहां पे हो जाएगा 1, दैट मीन्स P माइनस मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 0। इसको इक्वेट करते जा रहे हैं हम 0 के साथ। अब इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो वी विल गेट प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन डी क्यू इंटू क्यू। अब यहां से आप इलास्टिसिटी की फॉर्मूला याद करो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता था डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसी से अगर आप वैल्यू निकालते हो डी पी अपॉन डी क्यू मल्टीप्लाइड विथ क्यू का, तो ये जो वैल्यू निकलेगा, दिस वुड बी सेम एज पी अपॉन एप्सिलॉन डी। गेटिंग माय पॉइंट? कैसे निकला? यानी कि आप इसको चेंज करोगे, यू विल गेट एप्सिलॉन डी डिवाइडेड बाय पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी पी मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन क्यू। अब इसका इनवर्स करोगे, सो यू विल गेट डी पी अपॉन डी क्यू
मल्टीप्लाइड विथ क्यू शुड बी इक्वल टू विथ क्या, पी अपॉन एप्सिलॉन डी। अब इस फॉर्मूला, इस वैल्यू को यूज करेंगे हम यहाँ पे। सो यू विल गेट पी माइनस एम सी इक्वल टू माइनस ऑफ पी अपॉन एप्सिलॉन डी। नाउ यू विल गेट पी माइनस एम सी अपॉन पी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन डी विथ अ निगेटिव साइन। और इसको भी और सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन मॉड ऑफ एप्सिलॉन डी, वेयर एप्सिलॉन डी इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये आपका फॉर्मूला बताता है कि जब भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगी फर्म तो क्या कंडीशंस आएंगे। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज बता दूं कि यहां पे आपने इक्वेशन देखा P माइनस एम सी अपॉन पी। अब आपने एक वर्ड देखा होगा मार्कअप का। मार्कअप ओवर मार्जिनल कॉस्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम और नेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्कअप मतलब होता है प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज योर मार्कअप ओवर मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन अगर आप इस फ्रैक्शन की बात करते हो तो दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड लर्नर्स इंडेक्स। लर्नर्स इंडेक्स क्या करता है? लर्नर्स इंडेक्स मोनोपोली पावर को बताता है, यानी कि मोनोपोली पावर को रिप्रेजेंट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट। अब ये आपको कुछ इंडेक्स मिल गए जो कि एंट्रेंस में आपको फायदे करेंगे। एंट्रेंस में आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप हमेशा इन दोनों का याद रखना, दोनों के डिफरेंस। मैक्रो में भी आपने मार्कअप वर्ड यूज किया होगा जब भी आप वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग इक्वेशन वाले पढ़ रहे थे चैप्टर्स सेमेस्टर 3 में, तो उसमें भी आपने मार्कअप देखा होगा। वही मार्कअप की बातें हो रही है, इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट होता है, लेकिन आज उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट। अब यहां से इस इक्वेशन से दो चीजें आती है समझ में। पहला कंक्लूजन आता है, अ मोनोपोलिस्ट always produces in the elastic range of demand curve. And second is the markup over marginal cost is inversely related to elasticity of demand. So सबसे पहले हम सेकेंड वाला समझते हैं। सेकेंड वाला रिलेटिवली इजी है। आप इस इक्वेशन को देखते हो, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन पी। तो प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन पी, इसकी वैल्यू क्या थी? -1 अपॉन एप्सिलॉन डी और 1 अपॉन मॉड ऑफ एप्सिलॉन डी। अब आप देखो, जब भी इलास्टिसिटी ज्यादा होगा दैट मीन्स ये वाला फ्रैक्शन कम होगा एब्सोल्यूट टर्म्स में, यानी कि ये वैल्यू कम होगा कब? इलास्टिसिटी जब ज्यादा होगी तो, यानी कि जब पूरा फ्रैक्शन कम होगा दैट मीन्स ये भी कम होगा, ये कम होगा। सिंस प्राइस इज गिवन तो आपका P माइनस एम सी भी कम होगा। जब P माइनस एम सी कम हुआ, इलास्टिसिटी ज्यादा था, दैट मीन्स विथ अ हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यू हैव लेस मार्कअप। उसी तरह हम बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो है तो उसमें क्या होगा? जब ये छोटा होगा तो एब्सोल्यूट टर्म्स में ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो P माइनस एम सी विल बी लार्जर। तो P माइनस एम सी जब लार्जर होगा दैट मीन्स यू विल हैव लार्जर मार्कअप। सो सेकेंड पॉइंट आपको समझ आ गया। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, अ मोनोपोलिस्ट ऑलवेज प्रोड्यूसेस इन द इलास्टिक रेंज ऑफ डिमांड कर्व। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आप चीजों को समझो। इक्वेशन जो दिया हुआ है P माइनस एम सी अपॉन पी इक्वल टू -1 अपॉन एप्सिलॉन डी और 1 अपॉन मॉड ऑफ एप्सिलॉन डी।
यहां से आपने निकाला P अपॉन P माइनस एम सी अपॉन P इक्वल टू -1 अपॉन एप्सिलॉन डी, विच इज सेम एज 1 माइनस एम सी अपॉन P इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन डी। अब आप देखो एम सी जो है ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, प्राइस हमेशा पॉजिटिव होगा यानी कि नॉन निगेटिव होगा। नॉन निगेटिव है, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा पॉजिटिव है या वो भी नॉन निगेटिव है सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया जाए तो ये टर्म हमेशा एक से छोटा होगा। लेकिन मोनोपोली के केस में हम मानते हैं कि ये दोनों टर्म पॉजिटिव होगा। कुछ टर्म्स कभी कभी क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट 0 भी होता है, लेकिन इन जनरल आपका मार्जिनल कॉस्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो यू विल गेट कि ये वाला टर्म कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगा 1 में से किसी पॉजिटिव टर्म को माइनस कर रहे, 1 में से कोई पॉजिटिव वैल्यू माइनस करोगे, दिस विल बी लेस देन 1, यानी कि इसके राइट साइड में जो वैल्यू है ये भी लेस देन 1 होगा। अब लेस देन 1 मिला तो आप अब इनइक्वालिटी वाली कंडीशंस का यूज करना जो आपने सेमेस्टर 1 और 2 में पढ़ा है एमएमई में। तो यहां पे आप देखोगे -1 अपॉन एप्सिलॉन डी इज लेस देन 1। तो इनइक्वालिटी में जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1 अपॉन एप्सिलॉन डी वुड बी ग्रेटर देन -1। ठीक है, उसी तरह आपने ये भी पढ़ा है रेसिप्रोकल निकालते हैं किसी फ्रैक्शन का तो भी हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यानी इस फ्रैक्शन का अगर रेसिप्रोकल निकालोगे, किसी वैल्यू का रेसिप्रोकल निकालते हैं तो साइन चेंज होगा। दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल निकालोगे यू विल गेट एप्सिलॉन डी वुड बी लेस देन -1, यानी कि एप्सिलॉन डी -1 से छोटा होगा। दैट मीन्स से -1.5, -2, -3, यही तो हमारा इलास्टिक रेंज हुआ। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरे टर्म्स में अगर बात करें, अगर इसको मॉड के टर्म्स में लेते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन डी का मॉड जो है दिस इज लेस देन 1 और 1 अपॉन एप्सिलॉन डी का मॉड इज लेस देन 1, सो यू विल गेट इनइक्वालिटी को रिवर्स करोगे, सो एप्सिलॉन डी मॉड वुड बी ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स मॉड ऑफ एप्सिलॉन डी वुड बी से 1.5, 1.2, 2.1, 3.1 और देन 1। दैट मीन्स ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा मोनोपोली के ऑप्टिमल कंडीशन में वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। दैट मीन्स इलास्टिक रेंज में होगा। इलास्टिक रेंज में हमेशा मोनोपोली सप्लाई करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। इलास्टिक रेंज क्या होता है? मॉड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो, या एब्सोल्यूट टर्म्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड की लेस देन -1 हो। तो ये आपका इलास्टिक रेंज होता है। जब 0 और 1 के बीच में इलास्टिसिटी होगी तो क्या बोलेंगे? उसको आप बोलते हो इनइलास्टिक। और जब 1 होती है इलास्टिसिटी उसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारे कंसेप्ट हमेशा याद रखना है। इन कंटिन्यूएशन विद दिस वी विल ऑल्सो चेक इफ अ मोनोपोली हैज अ सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व को जानने से पहले आप पहले चीजों को समझो। सप्लाई कर्व का डिफिनेशन क्या होता है? सप्लाई कर्व का मतलब होता है यूनिक रिलेशनशिप होनी चाहिए किसके किसके बीच में? यूनिक रिलेशनशिप होनी चाहिए प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। अब यहां पे आप एग्जाम में बिटवीन पूरा लिखोगे और क्वांटिटी भी पूरा ही लिखोगे। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट। अब सप्लाई कर्व क्यों नहीं होता है मोनोपोली का? मैंने तो बोल दिया लेकिन बताना पड़ेगा आपको। तो मोनोपोली जब मार्केट में अपना गुड लेकर आता है तो उसको पता है कि मार्केट में जो डिमांड होगा, यानी कि एआर कर्व जो हमने पिछली क्लास में देखा था, तो एआर कर्व से उसको प्राइस मिलेगा और उस प्राइस पे वो डिसाइड करेगा कि हमें कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी है। पहले ही माइंड में कैलकुलेट कर रखा है पी और क्यू के रिलेशन से।
सो यू विल गेट कि यू विल गेट कि अगर आप डिमांड चेंज कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी चेंज होगा। दैट मीन्स ऐसा क्या हो रहा है, जब प्राइस मिल रहा है वो आपको AR कर्व से मिल रहा है, यानी कि डिमांड कर्व से मिल रहा है। डिमांड कर्व यानी कि मार्केट डिमांड कर्व, और ये AR कर्व डिराइव कैसे हुआ, MR से और टोटल रेवेन्यू से। अब आप देखोगे जब भी डिमांड चेंज होता है वैसे ही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस चेंज होती है। तो अलग अलग टाइम पे, तो अलग अलग डिमांड पे ऐसा भी हो सकता है कि सेम प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी प्रोड्यूस करे सेलर, यानी मोनोपोली। लेकिन जब भी आप परफेक्ट कंपटीशन का सप्लाई कर बनाते थे इंडस्ट्री का, तो वहां पे यूनिक रिलेशन आता था, यानी एक प्राइस पे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आती थी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या सीन, यूनिक प्राइस है तो उस पे बहुत सारे क्वांटिटीज हो सकते हैं। से Q1 भी है, इसी पे आपका Q2 भी इक्विलिब्रियम में आ रहा है। उसी तरह अगर आपका एक पर्टिकुलर Q स्टार है तो उस पे आपको इक्विलिब्रियम आ रहा है P1 और P2। अब इसको ग्राफिकली एक बार देख लेते हैं, ऑल्दो आपके रीडिंग्स में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको फ्यूचर में काम आ सकता है। तो आप जब भी डायग्राम बनाओगे तो यहां पे क्वांटिटी होगा, यहां पे आपका प्राइस होगा, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। और आपको भी पता है कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट होगा कुछ इस तरह से हो सकता है। एक आप डिमांड कर्व ले लो जो AR कर्व से डिनोट किया जाता है और उसी के करस्पॉन्डिंग आपका MR कर्व है। अब MC MR जहां पे इक्वल होगा वहीं आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस देगा। तो यहां पे आपको मिला P1, तो आप AR1 इसको ले लो MR1 डिस्टिंक्शन के लिए, और यहां पे आया आपका स्टार। अब यहां पे आपने देखा कि MC और MR Q स्टार पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस मिला P1। लेकिन कोई और भी एक डिमांड कब हो सकता है जिसका MR MC को इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और सेम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दे। तो एक हम बना लेते हैं, मान लो कोई एक MR कर्व है जो कि इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, और ये MR2 से आपका एक AR2 आता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो यहां पे आपने देखा कि क्वांटिटी इक्विलिब्रियम में सेम है लेकिन आपका प्राइस जो है अलग आ गया। सो इट मींस सेम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे आपके दो डिफरेंट प्राइस हुए। दैट मींस देयर इज नो यूनिक रिलेशनशिप। यूनिक रिलेशनशिप है ही नहीं। एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे एक पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए, लेकिन मोनोपोली के केस में ऐसा नहीं आ रहा है। दैट मींस मोनोपोली के पास सप्लाई कर्व नहीं होता है। एक दूसरा डायग्राम भी देख लेते हैं। प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, जीरो, क्वांटिटी। अब इसमें हमें देखना है क्या सेम प्राइस पे दो अलग अलग क्वांटिटीज हो सकती हैं। हाँ, हो सकती है। जैसे कि मान लो आपका एक डायग्राम बनता है कुछ AR कर्व इस तरह से है, AR1 MR1, और यहां पे आपका एक MC जाता है कुछ इस तरह से, और आपको इक्विलिब्रियम मिलता है कुछ ऐसा। तो यहां मिला आपको P स्टार और यहां मिला आपको Q1। अब आपको सेम प्राइस पे देखना है, यानी देखो एक दूसरा डिमांड का मान लो कुछ इस तरह का डिमांड कर्व है जो कि AR2 से डिनोट कर रहे हैं, और उसी का MR2 जो है कुछ इस तरह आ रहा है, और इस MR MC को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा Q2, और इसके ऊपर डिमांड कर्व से आपको इक्विलिब्रियम प्राइस मिलेगा। और ये दोनों प्राइस क्या है, सेम है। सेम वैल्यू पे आपको दो क्वांटिटी मिल गई। क्यों? क्योंकि मार्केट के दो अलग डिमांड्स थे। दो अलग डिमांड कर्व था तो सेम प्राइस है, दो अलग प्राइस पे सेम क्वांटिटी है। दैट मीन्स देयर इज नो यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ मोनोपोलिस्ट। देन यू कैन कंक्लूड कि मोनोपोली के पास
कोई भी सप्लाई कर्व नहीं है। पूछा जाए कि मोनोपोली के पास कोई सप्लाई कर्व होता है, इस तरह के स्टेटमेंट को आप गलत मानेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? आपके सीयूटी में पूछा जा सकता है, बहुत जगह एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कुछ इस तरह का आपका डायग्राम याद रखना है। गेटिंग माई पॉइंट? सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। थैंक यू।